जुबली का मौका था, इसलिए सोचा 10-15 मिनट का वक्त मिल जाए। आपसे ये कहूँगा कि हाफिज मिल्लत का पैगाम ये है कि सर छुपाने को छत रहे न रहे, पहनने को पूरे कपड़े तुम्हारे पास रहे न रहे, खाने को खाना रहे न रहे, मगर तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम रहना चाहिए। वाह 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 वाह, तुम्हारे हाथ में एजुकेशन की पावर रहना चाहिए। इसी नारे को अलग अलग खानकाहों से दिया जाता है। जिस खानकाह से मुझे इरादत है, जहां से मैं बैत हूं, जहां से मैं मुरीद हूं, मेरे पीरो मुर्शिद हजरत प्रोफेसर अमीन मियां साहब किबला हर साल उर्से कासमी के मौके पर, उर्से नूरी के मौके पर, उर्से हसन उलमा के मौके पर ये पैगाम देते हैं कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। और पैगाम ही नहीं देते हैं बल्कि उन्होंने अहसनुल बरकात भी कायम किया। आप अलीगढ़ जाइए, अल बरकात भी कायम किया। मैं अरीजे के तौर पे एक खादिम के तौर पे तमाम खानकाहों से ये अर्ज करूंगा कि अब वक्त आ गया है, आप अपने हल्के असर में मॉडर्न एजुकेशन के इंस्टीट्यूट भी कायम कीजिए, कोचिंग सेंटर्स भी बनाइए, और दूसरी तरफ तालीमी इदारे जो जहाँ पे हमारे बच्चों को मजहबी तालीम दी जाए वो भी बनाइए। अब हाथ पे हाथ रखने का वक्त नहीं रहा। अब ऐसा वक्त आ गया कि लोगों ने हमारी मस्जिदों की खुदाई शुरू कर दी है। बात सिर्फ संभल की जामा मस्जिद या सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने या हजरत बदायूं शरीफ की जामा मस्जिद की नहीं है। 200 से ज्यादा मसाजिद उनकी लिस्ट में हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों को लॉयर बनाएं, उनको IAS IPS बनाएं, उनको बेहतरीन एजुकेशन दें। अरे उलमा और आइम्मा इंतजामिया जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है। बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सरमायादार हैं, उनका एक हल्के असर है, वो भी तो अपने हल्के असर में तालीम का काम करें। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए के लोग टिकट खरीद लेते हैं ताकि इलेक्शन में खड़े हो जाएं। क्या ये सरमाया तुम बच्चों की एजुकेशन के लिए नहीं लगा सकते? अभी मैं पढ़ रहा था मुरादाबाद का एक लड़का, उसका नाम है नईम अहमद, जटपुरे का रहने वाला, वो IAS बना। 13 IAS बने थे जिस साल उसका सिलेक्शन हुआ था। उन 13 में एक वो भी था। वो कहता है कि अगर एक वेलफेयर सोसाइटी मुझे गोद न लेती तो मेरा ये ख्वाब शर्मिंदे ताबीर न होता। मैं तो इतना गरीब था कि खाने को 2 वक्त की रोटी तक न थी। बस एक ख्वाब था कि नाम करके जाऊंगा, जब दुनिया में आया है तो कौम के लिए कुछ काम करके जाऊंगा। लेकिन खिदमत खल्क के हवाले से एक वेलफेयर सोसाइटी थी, वो काम करती थी, उसने मेरा खर्चा उठाया एजुकेशन का। ए अमीरों, अपने पैसे सिर्फ शादियों में उठाते हो? अभी रिसेंटली एक वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे आया, मेरे तन बदन में आग लग गई कि हमारे कितने बच्चों को बेगुनाह जेलों में ठूंसा जा रहा है, कितने बच्चे जामे शहादत नोश कर गए। ऐसे वक्त में भी मिल्लत के लोग, वो शादी यानी बारात चढ़ रही है, 20 लाख रुपया उन्होंने पानी की तरह बहा दिया, यानी नोट में ऐसे बहा रहे हैं। अरे बेवकूफो, इस पैसे की कदर करो। अल्लाह ने दौलत दी है तो कारून का रास्ता ना अपनाओ, हजरत उस्मान का रास्ता अपनाओ। अल्लाह ने तुम्हें सरमाया दिया है तो मुबारक वालों का रास्ता अपनाओ। तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें यही पता नहीं है कि जमाने की रफ्तार, कितनी माओं की गोद उजड़ गई, कितनी बीवी, कितनी बेटियां हमारी बेवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए। तुम अब भी शादी ब्याह में ये खुराफात कर रहे हो। शर्म आना चाहिए अमीरों। अल्लाह ने तुम्हें सरमाया दिया है। किसी बच्चे का जहन बहुत अच्छा है, वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, बस उसको गोद ले लो, उसके तालीम का खर्च उठा लो। अगर वो आलिम बनना चाहता है तो आलिम बनाओ, मुफस्सिर बनना चाहता है मुफस्सिर बनाओ। और अगर वो मॉडर्न एजुकेशन में दिलचस्पी रखता है, दीन की जरूरी तालीम दिलाने के बाद, पाकी नापाकी फर्ज वाजिबात यानी बुनियादी तालीम दिलाने के बाद, वो जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड में उसको लगा दो और उस बच्चे की उंगली थाम लो। कहो बेटा, सरमाया हमारा काम करेगा, दिल दिमाग तुम्हारा काम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम है, सुभान अल्लाह सुभान। और एक बात और सुनो, मुबारकपुर आसपास से आए हुए, बलरामपुर से भी काफी लोग आए, और बलरामपुर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफी आना जाना होता है। बलरामपुर के लोग, अगर मेरे बारे में उन्हें पता चल जाए फरजंदे अशरफिया आया है, कितनी मोहब्बत देते हैं। तुम हमारे हाफिज साहब के इदारे के पढ़े हुए हो, हाफिज मिल्लत के इदारे के। मैं सिर्फ बलरामपुर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत की
की बात कर रहा हूं। हमें जो भी इज्जत मिली, अरे ये सब तुम्हारी मोहब्बत की इनायात हैं, वरना मैं क्या, मेरा दिल क्या, मेरा अंदाजे जुनू क्या। ये जो भी मोहब्बत है ये दरअसल सदका है हुजूर हाफिज मिल्लत के दर का। ओ भाइयों, अमीरों का संगम इल्म के साथ बने। और याद रखो, एक मुफक्किर ने कहा था, तुम्हारा दिमाग पैराशूट की तरह है, अगर उसे इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो खुलेगा नहीं, अगर उसे इस्तेमाल करोगे तो बहुत तरक्की कर जाओगे। ये तुम्हारे करीब में बनारस 80-90 किलोमीटर वहां रहा साहब टिबला, वहां का लड़का नाम था उसका गोविंद जायसवाल, रक्षा पोलर था उसका बाप। वो खुद कहता है कि रक्षा चला के हमारे घर का खर्चा चलता था। कहता है कि इतनी गुर्बत थी, लेकिन एक दिन किसी अमीर लड़के से दोस्ती हो गई, स्कूल में पढ़ता था, उसके घर पे वो गोविंद जायसवाल पहुंचा। कहता उस अमीर बाप ने अपने लड़के को डांटा कि इसके कपड़ों से बदबू आ रही है, पसीने से बदबू आ रही है, अरे तुम अमीर ज़ादे हो, गरीबों से दोस्ती क्यों करते हो। गोविंद जायसवाल अपनी हिस्ट्री में बताते हैं कि उसके ये जुमले चुप गए और मैंने अपने घर पे आके कहा अपने पिताजी से जो रक्षा चलाने वाले थे, पिताजी ये बताओ सबसे ऊंची पोस्ट कौन सी होती है, सबसे ऊंचा ओहदा कौन सा होता है। मैं खुद की भी डिग्निटी हासिल करूंगा, खुद को भी रिस्पेक्ट दिलाऊंगा और समाज में अपने माता पिता को भी रिस्पेक्ट दिलाऊंगा। और रिस्पेक्ट दिलाने का वाहिद रास्ता है एजुकेशन का रास्ता, तालीम का रास्ता। तो पिताजी चूंकि बेचारे वो बेपढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने कहा बेटा सबसे ऊंची पोस्ट होती है लेखपाल की। कहते मैंने लेखपाल बनने को ख्वाब देखा, आगे बढ़ता रहा, किसी ने मुझे बताया नहीं लेखपाल नहीं, सबसे ऊंची पोस्ट होती है कोतवाल की। कोतवाल बनने को ख्वाब देखा, आगे बढ़ता रहा, फिर मुझे किसी ने समझाया अगर तुम्हें संघर्ष करना ही है और कुछ बनना ही है गोविंद, तो इतनी मेहनत करो कि इंडिया में 3 पोस्ट ऐसी होती हैं, 2 के जरिए सियासत चाहिए, 1 के जरिए इल्म चाहिए, या तो पीएम हो या सीएम हो या फिर बाई एजुकेशन डीएम हो। बनना है तो डीएम बनो, मेहनत करो। कहते मैंने मेहनत की, उधर मेरे पापा के पांव में सेप्टिक हो गया था, उनसे चला नहीं जाता था। वो लोगों इससे मोटिवेट होके जाना, एक जज्बा लेके जाना कि हम हाफिज मिल्लत के उर्स में गए थे और ये विजन लेके आए हैं कि सर छुपाने को छत रहे ना रहे, पहनने को जूता रहे ना रहे, मगर हाथों में कलम रहना चाहिए, एजुकेशन की पावर रहना चाहिए। जिस इंसान ने मेहनत की, संघर्ष किया, जानते हो गोविंद जायसवाल कहता है 2 वक्त का खाना नहीं खाता था, 1 वक्त का खाना 2 वक्त में खाता, आधे कप चाय पीता था, ट्यूशन पढ़ा के अपनी फीस का खर्चा निकालता था। कहते मैंने 18 घंटे, रे सोचो यार 24 घंटे में से 18 घंटे जो लड़का पढ़ रहा हो, वो खुद अपने हालात बताते हुए कहता इससे ज्यादा अगर मैं पढ़ता तो मर जाता, इससे ज्यादा अगर मैं पढ़ता तो मेरी डेथ हो जाती, मर जाता मैं। लेकिन मैंने मेहनत की, मेरे सामने अपने पिताजी का भी सम्मान था, अपने आप को भी सम्मान दिलाना था समाज में। कहते हैं जब मैंने मेहनत की और मैंने सारे पेपर्स निकाल लिए, एग्जाम में नंबर आया इंटरव्यू का, कहते हैं मैंने तो कई साल से कपड़े नहीं खरीदे थे। अपनी बहन को कॉल की, बहन प्रेग्नेंट थी, बहन ने पैसों का इंतजाम, उनकी यानी डिलीवरी का वक्त था उधर, वो 2000 रुपए उनके घर पे रखे थे अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए। लेकिन बहन भी माँ का रोल अदा करती है, बहन ने वो 2000 दिए ताकि वो कोट पैंट जो भी उसको इंटरव्यू देना, सलीके कपड़े पहने। कहते हैं जब मैं इंटरव्यू देने गया, सिर्फ मेरी 22 साल की उम्र थी। गोविंद जायसवाल कहते हैं सिर्फ 22 साल की मेरी उम्र थी। इंटरव्यू देने के बाद जब मैं निकलने लगा, मैंने सारे सवालात के बेहतरीन जवाबात दिए, निकलने लगा तो एक साहब ने मुझसे पूछा, जो सवालात पूछ रहे थे, उन्होंने कहा गोविंद हमने आपको फ्लॉप कर दिया, फेल कर दिया, तो अभी तो तुम्हारे पास चांस है, उम्र है। तो मैंने जवाब दिया सर मैंने ये सोचा ही नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैंने ये सोचा है कि 110% कामयाब हो जाऊंगा। ये जुमला उसको इतना पसंद आया, वो खुद बताते हैं कि वो खुश हो गए। कहते मेरे पिताजी के साथ मेरी कामयाबी से चंद दिनों पहले एक हादसा हो चुका था, और एक तो उनके पांव का ऑपरेशन हुआ था, मगर गुर्बत की वजह से वो बेचारे फिर भी रक्षा चलाते थे। एक होम घाट ने उनको डंडा मारा और उनके रक्षे के टायर में जो है उसने सुराख कर दिया। तो किसी वकील ने, हमारे गांव का वो वकील था, उस वकील ने कहा होमगार्ड जी जानते नहीं हो इनका बेटा यूपीएससी एग्जाम निकाल चुका है। कहते जब मैं सक्सेस हुआ तो मुझे यकीन नहीं आया, इतनी खुशी हुई। सबसे पहला अगर मैंने किसी को फोन किया तो मेरे पिताजी थे। कहते मेरे पिताजी को यह पता चला कि मेरा बेटा डीएम बनेगा तो रिप्लाई नहीं आया,
कोई जवाब नहीं आया। कई मिनट के बाद रोते हुए पिताजी ने कहा, बेटे आज मुझे गर्व हो रहा है कि देने वाले ने मुझे तेरा जैसा बेटा दिया है। रोते हुए खुद कहते हैं कि मेरे पिताजी के घर पे वो होम गार्ड पहुंच गया, माफी मांगने लगा तो मेरे पिता ने उसको माफ कर दिया और कहा कोई बात नहीं है। मगर जाते जाते उस पिता ने जो कहा था उससे हमें आपको भी सीख मिलती है। उसने कहा था, होम गार्ड साहब, किसी के कपड़े देखकर, किसी का रंग देख के, किसी की जात बिरादरी देख के, किसी के घर की कच्ची छत देख के किसी के टैलेंट का फैसला न करना। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती है होम गार्ड साहब, वक्त बदलता है, अगरचे वक्त बदलने में वक्त लगता। जिंदाबाद जिंदाबाद मगर जिंदाबाद। वक्त सुभान अल्लाह, सुभान बदलता है, संघर्ष की राह जो चलता है, हालात वही बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बनकर जरूर चमकता है। हाथ उठा के जरा मेरे साथ बोलो, आधी रोटी खाएंगे। पूरा मजमा बोले मेरे साथ, बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ा, जोर से, आधी रोटी खाएंगे। बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों, बस यही मेरा पैगाम था, यही हुजूर हाफिज मिल्लत का पैगाम है। और एक बात और, गुलाम रब्बानी भाई जाते